जय हिंद दोस्तों, आइए हमारे जीके जीएस के डिस्कशन 2.0 में आपका स्वागत है। और अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, ये बुक है, याद रखिएगा, वो ब्लैक बुक के नाम से फेमस है और काफ़ी ज़्यादा अभी टॉप बुक्स में ये चल रहा है। तो इसी बुक्स का हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, उस पर एक क्वेश्चन पे अनेकों डिस्कशन वगैरह जो भी होंगे वीवीआई हम आपको रिकॉल कराते चलेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल्स पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और चलिए सपोर्ट ऐसे बना रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन ये कर रहा है हम लोग का पहला कि यदि गुहारमुता जो कि पश्चिम में है यानी कि गुजरात में, और कीवीतु पूरब में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, और सियाचिन ग्लेशियर जो उत्तर में है यानी कि जम्मू कश्मीर में है, तो दक्षिण में मतलब क्या कौन सा पॉइंट पड़ता है भारत का, तो वह है आपका इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हालांकि याद रखेगा अंडमान नहीं बल्कि आपका कहाँ पे पड़ता है, तो याद रखिएगा सबसे ये नीचे की तरफ में ग्रेट निकोबार, निकोबार में भी कौन सा, तो आपको ग्रेट जो निकोबार है वहाँ पे ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इसको अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं इंदिरा पॉइंट को, जिसको हम लोग पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। याद रखिएगा आपको पार्सन पॉइंट या फिर मतलब इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और तो इस तरह से आपने देख लिया कि यहाँ एक क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पे इस बुक में आपको दे दिया है कि सबसे भारत का पश्चिमी बिंदु आपका गुहारमुता पड़ता है जो आपका गुजरात में ही है, और ये कीवीतु पूरब में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और सियाचिन ग्लेशियर जो कि उत्तर जम्मू कश्मीर में। हालांकि इसको इंदिरा कॉल भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, हालांकि इंदिरा कॉल ही ज़्यादातर जगह पे मिलता है। और ये आपका दक्षिणी पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या फिर लाहीचिलिंग पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, इस तरह से इसका इतना सारा नाम आपको मिलेगा। और ये खास तौर से ग्रेट निकोबार आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये करता है भारत का जो समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है। तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि आपको 7500 किलोमीटर है। हालांकि यह 7500 किलोमीटर यहाँ पे आप एक्यूरेट में नहीं है, याद रखिएगा इसको कहीं पे आपको मिलेगा 7516 दशमलव कुछ किलोमीटर में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ एक्यूरेटी में कुछ दिया हुआ है कि 7500, लेकिन 7516 दशमलव कुछ किलोमीटर में यह फैला हुआ। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये यहाँ पे ये जो दिया गया समुद्र का तट का, तो ये यहाँ आपको याद रखिएगा ये केस, ये क्या हो गया आपको, ये भारत हो गया। तो ये जो दक्षिण भारत वाला जो समुद्र तट पड़ता है ये पश्चिमी तट, और ये होगा आपका पूर्वी तट, तो यानी कि ये ईस्ट वाला तट, ये वेस्ट यानी पश्चिमी तट। तो इन दोनों को अगर मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई कहेगा तो याद रखिएगा आपका कितना हो गया, तो 6100 किलोमीटर हो गया। 6100 किलोमीटर हो गया, या पूर्वी तट पश्चिमी तट यानी भूमि वाला को मिला के। लेकिन जैसे ही आप इसको अरब सागर ले लेते हैं, पश्चिम वाला अरब सागर का ये जो है लक्षद्वीप वाला, लक्षद्वीप का हो गया, और इधर पूरब की तरफ में अंडमान और निकोबार का, इन दोनों का भी समुद्र का तट का ले लेते हैं, तो इस तरह से आपको 7516 यानी कि 7500 किलोमीटर है। तो यही आपको यहाँ से याद रखना होगा कि ये जो दिया गया है 7516, ये आपका मुख्य भूमि के साथ साथ आपका क्या है कि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार का दोनों का एक्यूरेट वैल्यू निकाल कर ये दिया गया है। और हालांकि समुद्र तट अगर सबसे लंबा अगर देखा जाए तो गुजरात का ही समुद्र तट चलता है, जिसको कहते हैं हम लोग काठियावाड़ तट के भी नाम से। और सबसे छोटा सा समुद्र तट किसका है, तो याद रखिएगा कि गोवा का है। किसका है, तो आपको गोवा का है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग का भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। याद रखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देख लीजिए यहाँ पे दिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत का क्षेत्रफल। और विश्व के क्षेत्रफल का भारत का याद रखिएगा कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो 2 आपको 42% है। और स्थान में कितना है, तो 7वां इसका स्थान है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन करता है कि भारतीय जो मानक समय रेखा है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच जो ग्रीनविच इंग्लैंड में पड़ता है वहाँ से, यानी कि ग्रीनविच टाइम ये है जीएमटी के मध्य में कितने घंटे का अंतर है, तो आपको याद रखना है 5.5 घंटा का अंतर है, यानी कि 5.5 घंटा। और हम लोग कितना आगे चलते हैं, याद रखिएगा कितना हम लोग का, तो यह 5.5 घंटा आगे हैं, क्योंकि याद रखिएगा एक घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो 15 डिग्री का 1 घंटे में आपका कोण बनाती है, तो इस तरह से आप 5 घंटे में देखिए कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 15 पचे 75 डिग्री का। इस तरह से आपका 75 डिग्री का हो गया। और चूंकि 1 घंटे में 15 मिनट का कोण बनाती है, तो आधा घंटा में आपको कितना लगभग 7.5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तो टोटल आपका निकल जाता है 82.5 डिग्री। तो इस तरह से आपको दोनों तरह से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। यहाँ सीधा आपका इसमें क्वेश्चन में छापा गया है कि आपको कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। और अगर टाइम का बात करेगा तो याद रखेगा 82.5 डिग्री, कितना 82.5 डिग्री आपको याद रखना होगा। भारतीय टाइम जोन है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है, यानी कि लगभग वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। तो ये आपको दोनों तरह से इसमें क्वेश्चन में यह दिया हुआ है।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही कहता है कि यानी कि क्षेत्रफल यानी कि वर्ग में दृष्टि से भारत जो है दुनिया का कौवा स्थान है, तो 7वां है। हमने आपको बता दिया था 7वां। और इससे अगर बात करेंगे तो पहला में कौन है, तो आपका इस तरह से रूस हो गया, और दूसरा वाला में कौन हो गया, तो आपका कनाडा हो गया। 3 नंबर में आपको याद रखिएगा कि ये आपका अमेरिका हो गया, 4 नंबर में आपका चाइना है, 4 नंबर पे आपका चाइना हो गया, 5 नंबर पे आपका ब्राज़ील हो गया, और 6ठा नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया लेना होगा, 7वां नंबर पे आपका भारत। तो इस तरह से आप अपना इस तरह से भी क्रम के अनुसार भी याद रख सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत यानी कि निकटतम पूर्ण संख्या से बराबर में है। याद रखिए यही है 2%। हमने बताया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42%। तो यहाँ पे 42% न देकर सिर्फ 2% दे गया है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं एक्यूरेट में। चलिए भारत के नौकायन, यहाँ करा है कि भारत का नौकायन अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो 14,500 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है हम लोग का कि निम्नलिखित में से जो है भारत के जैव विविधता मतलब यानी कि तप्त स्थल जिसको हॉट स्पॉट कहते हैं क्षेत्र के श्रेणी में कौन कौन से आते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, और उत्तर पूर्वी मतलब भारत हो गया, और ये सुंदरवन हो गया। यानी कि इस तरह से अगर आप मैप के अनुसार देखना चाहिएगा तो ये आपका जो टोटल पश्चिमी वाला घाट हो गया, तो ये सारे के सारे आपका पश्चिमी घाट हो गया। और ये आपका जो हिमालय क्षेत्र आता है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र हो गया जो हिमालय का, तो ये हो गया यानी कि उत्तर पूर्वी वाला भारत नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र। और साथ ही साथ ये वाला जो है आपका बंगाल वाला जो है सुंदरवन का जो डेल्टा मिलता है गंगा, और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र कैसे बनाता है, तो ये आप गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी वाला डेल्टा से बनाता है। तो ये 3 है आपका जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। तो इसमें से इसके प्रश्न के अनुसार होंगे यानी कि ये सभी, और ये सभी एकदम भी है। ये क्वेश्चन है जो मतलब जैव विविधता सबसे ज़्यादा ये पूछता है। हालांकि यहाँ पे देखिए अगर आप क्वेश्चन में कहीं आपको TCS मिल जाएगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको क्या है कि आपको नया क्वेश्चन से है, और ये एग्जाम में कभी कदार 1-2 बार ये आपको पूछा गया है। तो इस तरह से आपको और कहीं पे आपको ये क्वेश्चन से हम आपको दिखा देंगे कि अगर इस तरह से आपका मिल जा रहा है कि हैशटैग, यहाँ पे देख लीजिए आपको हैशटैग और RE, यानी कि कहने का मतलब है ये R मतलब ये रिपीट हुआ है, और कितने बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है। यानी कि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन पे ये इस तरह का लगाया गया है आपका क्वेश्चन के आंसर के बगल में। इसका मतलब ये बार बार रिपीट हुआ है और कितने बार हुआ है एग्जाम्स में, ये सब वगैरह दिखा रहा है। और ये TCS का अर्थ है आपको नए सिरे से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे ये एग्जाम्स में ट्रेंड है जो पूछे जा रहे हैं। तो ये अभी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो वही हम आप लोग बता रहे थे कि जैव विविधता से संबंधित, तो जैव विविधता में आप देख लीजिए दिखा दिया। हालांकि जैव विविधता से संबंधित आपको एक चीज़ और याद रखना होगा कि जो जैव विविधता इसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो याद रखिएगा वो कौन सा प्रोटोकॉल है, तो कराटी जोना, याद रखना है कराटी जोना जो कि है प्रोटोकॉल जो कि बना हुआ है। कब बना हुआ था, तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में यह काटी जोना प्रोटोकॉल बना हुआ था, जैव विविधता से ही संबंधित है। और यह प्रभावी कब हो गया था, तो याद रखना है कि यह प्रभावी हो गया था 2005 में, यह प्रभावी हो गया था काटी जोना प्रोटोकॉल। तो इससे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने पारिस्थितिकी तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट मौजूद है। तो आपको यहाँ पे कितना दे रहा है, तो आपको 4 यहाँ पे अभी मौजूद है। और भारत में किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले सूर्योदय आपको अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और अरुणाचल प्रदेश का आपने सबसे मतलब और पुराना नाम याद रखिएगा, तो इसका नेफा के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, और अगर देश की अगर बात करिएगा तो सबसे पहले आपको जापान में होता है, और डूबता कहाँ पे है, तो ब्रिटेन में डूबता है। और अगर भारत में अगर देखिएगा तो डूबता हुआ सबसे अंतिम में तो गुजरात में ही है। और ये अगला क्वेश्चन ये करा है कि मैं सूर्य की किरणें कभी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती, यानी कि श्रीनगर जो है वह श्रीनगर में जो कि झेलम नदी पे है, तो वह मतलब सूर्य की किरणें यहाँ पे कभी भी वर्टिकल उदग्र नहीं पड़ती है, क्योंकि यह सबसे काफ़ी ज़्यादा उत्तर की ओर में पड़ जाता है, और काफ़ी क्या है कि ऊँचा यह पड़ता है इसकी वजह से। अब करा है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत मतलब किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसको अगर आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, देखिए ग्लोब पे आपको दिखा देते हैं कि ये आपका क्या होगा कि ये ग्लोब हो गया, और ये ग्लोब के साथ ही साथ ये आपका बीचों बीच ये यहाँ से ये आपको बांट देता है। ये आपको विषुवतीय रेखा कहते हैं, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के भी नाम से जानते हैं। तो ये हो गया, इसके ऊपर वाला आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और साथ ही साथ अगर इसको ऊपर से नीचे की तरफ में ये देशांतर काट देते हैं, तो ये आपका इधर के तरफ वाला आपका ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये पश्चिमी वाला हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो भारत हमारा यहाँ
पर स्थित है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, यह उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध और ये पूर्वी देशांतर में, क्योंकि ये वाला ऊपर से नीचे वाला रेखा क्या हो गया आपका देशांतर, तो इधर वाला ये क्या हो गया पूर्वी देशांतर और ये आपका हो गया पश्चिमी देशांतर, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इस तरह से आपका हो गया। यहाँ पे एक बार और आप रिकॉल कर लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोब हो गया, ग्लोब पे ये रेखा हो गया, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध चूंकि भारत यहाँ पर स्थित है, तो इस देख लीजिए भारत यहाँ पर स्थित है, इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये देशांतर में तो कौन सा है, तो ये पूर्वी देशांतर में। तो ये आपको याद रखना होगा यहाँ से। और इसे में आएगा अक्षांश वगैरह फिर आगे तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भी देश का मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्यम से कितने घंटे के गुणक के अंतराल पर होता है, तो उसको रखा जाता है, यानी कि आधे घंटे के अंतराल पे उसको रखने के लिए वैसे किया गया है ग्रीनविच का। हालांकि इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था, याद रखना होगा 1884 ईस्वी में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका हिस्सा था, तो याद रखना है कि हाँ गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये भारतीय महाद्वीप में मतलब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसा था। तो याद रखना है कि आज भी इसका क्वेश्चन वगैरह पूछता है खास तौर से। तो ये देखिए ये लगभग ये दक्षिणी वाला ये जो हो गया दक्षिण भारत वाला हो गया, ये लगभग गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा पड़ता है। और जो उत्तरी वाला जो भाग था मतलब ये यहाँ से ऊपर की तरफ में तो अंगारा लैंड का हिस्सा था। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि हाँ। और ये प्रायद्वीपीय जो भारत है ये खास तौर से गोंडवाना लाइन का ही हिस्सा माना जाता है, टूटा हुआ। तो वैसे महाद्वीपीय के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत दिया गया था, जैसे कि फिसलन का सिद्धांत डेली ने दिया था, याद रखने का। महाद्वीपीय का फिसलन का सिद्धांत डेली ने दिया हुआ था। उसी तरह से महाद्वीपीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज आर्चर ने दिया था। प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत हैरी हैस ने दिया हुआ था। और साथ ही साथ याद रखने का ये सब जो भी सिद्धांत वगैरह ये सब एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये करता है कि भारत का जो है क्षेत्रफल है वह पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना बड़ा है, तो याद रखना है कि 4 गुना बड़ा है हम लोग का। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ के रन तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये कच्छ तक यानी गुजरात तक भारत का पूर्वी से पश्चिमी बिंदु तक का कितना किलोमीटर लंबाई पड़ता है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि 2900 किलोमीटर। हालांकि यह 2900 नहीं, आपको याद रखना होगा कि 2933 किलोमीटर। अगर 33 मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है। तो 2933 किलोमीटर यहाँ पर मतलब यह पूरब से पश्चिम में आपको पड़ता है। चलिए यहाँ पे आपको हम एथी पे खींच के भी दिखा देते हैं कि ये आपका क्या होगा कि आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ से ये कच्छ का रन वाला हो गया, तो यही आपका 2933 किलोमीटर पड़ता है। और अगर इसका बात करेंगे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर यानी कि दक्षिण की तरफ में आया, तो ये आपका मतलब ये 3214 किलोमीटर आता है। कितना आता है, तो 3214 किलोमीटर। तो याद रखना पूरब से पश्चिम 2900 और उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे 3214 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन में यही है हम लोग का कि कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी तक का भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, 3200। इसलिए आप याद रखेगा 3214 पड़ता है एक्यूरेट यहाँ पे, लेकिन 3200 ही आपको मुख्य रूप से दिया गया है याद करने के लिए। चलिए भारतीय मानक समय रेखा, भारत का मानक समय मध्यमान रेखा किस पर आधारित है, जो कि कहाँ से होकर गुजरती है। तो हमने आपको बताया कि 82.5 डिग्री हम लोग का है, पूर्वी देशांतर में पड़ता है और 5.5 घंटा आगे है और यह इलाहाबाद से होकर गुजरता है। अब ये हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं क्योंकि वहाँ आपको नहीं बताया कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए आप यहाँ पे आप 5 राज्यों से याद कर लीजिए कि ये है ऊपर से नीचे की ओर गुजरने वाली 5 रेखाएँ। तो याद रखेगा कि ये आपका यूपी हो गया, उसके बाद में आपका एमपी हो गया और यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद में उड़ीसा हो गया है, उड़ीसा और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये आपको 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर से रिपीट कर देते हैं, तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यही 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यह जो है इलाहाबाद से काट कर गुजरती है। और याद रखिएगा कर्क रेखा, ये तो आपने हमको बता दिया आपका देशांतर, ये आपका देशांतर रेखा जो किसी भी देश का समय को ज्ञात कराता है। तो ये हम लोग का 82 डिग्री है और ये कर्क रेखा होती है। ये कर्क रेखा और ये मतलब जो समय रेखा हम लोग का दोनों को एक दूसरे को याद रखें कहाँ पे काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है। सूरजकुंड एगो जिला है वहीं पे काटता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि जो हमने आपको बता दिया था चूंकि कर्क रेखा, तो अब आपको उस पे से बता भी देते हैं कि कर्क रेखा पे कौन कौन से आपके 8 राज्य मतलब वो टिके हुए हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, तो ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश
और यहाँ पे आपका ये हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे झारखंड हो गया, और पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से 6 फिर से रिपीट कीजिए यहाँ पे। यहीं पे आपको 6 आपको याद रखना होगा, यानी कि गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश के बाद ये आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये आपका पश्चिम बंगाल। तो 6 हो गया। उसके बाद में इधर त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो 6 व 2 कितना आपको 8 हो गया। 8 राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन मध्य प्रदेश से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा इसका सीमा रेखा गुजरती है, और सबसे कम अगर इसका भूमि से होकर गुजरती है तो वो आपको राजस्थान से ही होकर गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा आप जानबे करते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो ग्लोब पर होता है उसको ही रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी वाला अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगला हम लोग को ये कहता है कि 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीप ही कहा जाता है। और इसीलिए ये देखिए, क्योंकि हम लोग का जो दक्षिण वाला जो भाग है तो इसको हम लोग इसमें भी कहते हैं, इसको मतलब प्रायद्वीपीय, क्योंकि ये क्या है, ये पूरब की तरफ से भी समुद्र से घिरा हो गया, दक्षिण की तरफ से भी हो गया आपको, ये पश्चिम की तरफ से हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको प्रायद्वीपीय भारत भी हम लोग कह देते हैं। तो इस तरह से याद रख सके, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, एक तरफ से जमीन से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन अब अभी 3 तरफ से हो रहा था, लेकिन अगर ये चारों तरफ से ही अगर जल से घिर गया तो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। ये चीज़ें आपको रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका लक्षद्वीप हो गया, और अंडमान और निकोबार, इसलिए इसको हम लोग प्रायद्वीप न कह के द्वीप कहते हैं, क्योंकि द्वीप चारों ओर से जल से आपको घिरा हुआ रहता है, और 3 तरफ से जल से जो घिरा हुआ रहे उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत का कौन सा भौगोलिक भाग प्राचीनतम है। तो ये आपका जो प्राचीनतम के रूप में देखा गया, तो यानी कि प्रायद्वीपीय। तो यही हमने आपको बताया था कि जो आपका गोंडवाना लैंड जो भारत का पड़ता है, ये वाला आपका ये जो मतलब लगभग प्रायद्वीपीय भारत जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत, तो यही आपका सबसे मतलब ये प्राचीन माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये कठोर है। और इसकी आकृति पूछेगा तो याद रखिए यही त्रिभुजाकार होता है। और वैसे में भी हम लोग जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32 लाख में से याद रखिएगा सीधे 16 लाख याद रखिएगा, ये प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल है। याद रखना होगा कि प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको 16 लाख वो कुछ वर्ग किलोमीटर में इसका फैला हुआ। और आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार है, किसका भाग है, तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है, और काफ़ी ज़्यादा कठोर है। इसीलिए यहाँ की यह मटिया क्या है कि जल्दी मतलब यहाँ पे ये मतलब नदियाँ यहाँ से जल्दी गुजरती है, तो यहाँ से मिट्टी का कटाव वगैरह नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पथरीली और मजबूत यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये वाला क्षेत्र में। इसीलिए इधर वगैरह जल्दी बाढ़ वगैरह भी नहीं आती है, और नदियाँ सीधे संकीर्ण होकर अपना बहती हुई चल जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर कहता है कि भारत का जो भौतिक विशेषताओं की दृष्टि से कयाल क्या होता है। तो याद रखिए, कयाल एक तरह का वो अनूप झील है। क्या है, एक तरह से अनूप झील है। देखिए यहाँ पे भी आपका TCS लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि नए तरफ से यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा पड़ रहा है, तो ये हमारा भारत ही है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से। हालांकि अब जनसंख्या में आप जान ही गए कि हम लोग चाइना के बाद अब मतलब पहले चाइना हुआ करता था, अब हम लोग भारत 1 नंबर पे आ गए हैं। और भारत की अगर बात करेंगे तो पहले कितना आबादी था, तो 121 करोड़ था, अब 121 का आपको 21 का आप याद रखिएगा, दुगना कर दीजिएगा तो 42, यानी कि अब हम लोग 142 दशमलव कुछ करोड़ के साथ में, यानी कि 140 करोड़ लगभग याद रखिए, लेकिन 142 आ के आए जो UN जो रिपोर्ट दे दिया उसके अनुसार। तो 142 करोड़ लगभग हम लोग जनसंख्या 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे अब चाइना की जनसंख्या है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय जो फल है वह कौन सा है, तो आम है, उसका क्या नाम है, तो मैग्नीफेरा इंडिका हो गया। तो इस तरह से राष्ट्रीय फल आपका हो गया आम, जिसको मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं। राष्ट्रीय अगर पक्षी की बात करेगा तो मोर, जिसको पाओ क्रिस्टेसस कहते हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ है, तो उसको मतलब पैंथरा टाइग्रिस लिनायास कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से और अगर नदी की बात करेगा तो गंगा नदी, जिसको गंगा नदी को 2008 में ऐसे ही कर दिया गया। उसी तरह से अगर जलीय जीव के रूप में तो गंगा डॉल्फिन है, जिसको 2009 में मान्यता दिया गया। और हाथी को विरासत पशु है, जो कि उसको 2010 में उसको ऐसे कर लिया गया था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और राष्ट्रीय जो वृक्ष है तो वह मतलब कौन सा है, बरगद है, जिसको फाइकस बेंथेलाइसिस भी कहा जाता है। वो सब वैज्ञानिक रहा, हमने आपको नाम बता दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लक्षद्वीप पे जो समूह है वह सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा पड़ता है, तो यह मिनिकॉय पड़ता है। याद रखिएगा, तो ये आपका कौन सा दक्षिणतम वाला, तो ये मिनिकॉय पड़ता है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अच्छा से, क्योंकि ये आपका है लक्षद्वीप वाला, ये वाला पड़ता है। और इसके नीचे वाला में क्षेत्र में क्या पड़ता है, तो ये आपका मालदीव पड़ता है। तो मालदीव, तो यहाँ से 1 डिग्री एक कोण गुजरता है, 8 डिग्री चल रहे हैं, तो जो कि मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। तो मिनिकॉय
और 9 डिग्री होता है। तो मिनी का है और लक्षद्वीप की राजधानी जो कवारती है या कन्नानोर है उसको अलग करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को, यहाँ पे अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री अलग करता है। जबकि एक ग्रैंड चैनल जो कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हालांकि लक्षद्वीप को या तो समुद्र का पुत्र भी कहा जाता है और इसकी आकृति घोड़ा कैनाल के समान है और यह मूंगा चट्टानों से यह इसका निर्माण हुआ है। और ख़ास इसका लक्षद्वीप के बारे में है कि इसका जो एक अगाती जो द्वीप है, याद रखिए वो कौन सा है, अगाती जो द्वीप है, जिस पर क्या है कि आपको हवाई अड्डा इस पे बना हुआ है। एक पिटली द्वीप है, याद रखिएगा वो कौन सा है, पिटली द्वीप, पिटली द्वीप है, जिस पर क्या है कि एक पक्षी अभ्यारण्य है। और अगाती द्वीप पर इसका हवाई अड्डा पड़ता है। और इस पे मतलब सिर्फ इस पे कितने लक्षद्वीप में 36 आपको क्या होगा, आपको द्वीप मिलेगा। और सबसे बड़ा द्वीप इसका कौन सा है, तो अंटरोड है। कौन सा है, आपको याद रखना होगा कि अंटरोड जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो विट्रा है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा सा द्वीप कौन सा है, तो विट्रा हो गया। सबसे बड़ा द्वीप आपको अंटरोड इसको मिलेगा। और यह समुद्र का पुत्र है और ये लगभग घोड़ा के नाल के समान ही रहता है। और ये आपको मूंगा चट्टान से बना हुआ था। ये चीज़ आपको इसमें याद रखना होगा। इस पे ऐसे सारे कितने सारे द्वीप आज भी है, 10 से अधिक में, जिस पर क्या है कि मनुष्य आज भी वहाँ पे रहता नहीं है। और ये आपको लक्षद्वीप याद रखेगा आपको, ये आपको अरब सागर में स्थित है। अगला ये क्वेश्चन करता है कि भारतीय जो मानक समय की गणना के लिए घंटावार की जाती है वो आपको मिर्ज़ापुर से की जाती है। यानी कि वही इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से ही यह समय की गणना की जाती है। और भारत का याद रखिएगा, चूँकि यह भारत के बीचों बीच से होकर ये गुजरती है इस तरह से। तो याद रखिएगा इसके पूरब की तरफ में आपको 30 मतलब आपको क्या मतलब अरुणाचल प्रदेश की तरफ में, और ये आपका पश्चिम की तरफ में ये रहती है। यहाँ से हम लोग का कितना है, 82.5 डिग्री। तो इस तरह से आपको यहाँ से और यहाँ से आपको ज्ञात कीजिएगा तो आपको 2 घंटा का अंतर है। यानी कि इधर में 1 घंटा का और इधर में 1 घंटा का, तो 2 घंटा का अंतराल पूरब से पश्चिम में आपको देखने को मिलता है। और याद रखिएगा देशांतर रेखाएं क्या करती है, आपको समय का निर्धारण करती है। यानी जो ऊपर से नीचे आता है उसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर किसी भी देश को समय को बताता है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं ये पूरब से पश्चिम जाने वाली, ये आपको उसी क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र का जलवायु के बारे में आपको बताता है। तो इसी तरह से और जैसे मतलब ये ब्लैक बुक टेस्ट सीरीज हम आगे भी आपके लिए जारी रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कीजिए। अच्छा अगर रिस्पॉन्स मिला तो इस बुक को हम और भी आगे की तरफ में आपके लिए हम चालू रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। यहाँ पे हालांकि हमने आपको 25 ही क्वेश्चन कराया, लेकिन उस पर आपने देखेगा तो 100 से अधिक क्वेश्चन हमने आपको डिस्कशन में आपको दे दिया, जो आप काफ़ी अच्छा से मैप्स वगैरह से करे थी कलेक्शन करा के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।